Good morning, dear student. Today we will discuss about again topic capital account. ओके बेटा, आज मैं अगेन एक बार फिर कैपिटल अकाउंट रिवाइज करा रही हूँ. ठीक है, जैसे बच्चों ने कहा था, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि इसे एक बार दोबारा रिवाइज कराया जाए. तो देखिए बेटा, कैपिटल अकाउंट क्या है. आई होप फिर करंट अकाउंट आपको अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा. कैपिटल अकाउंट कराते हैं. कैपिटल अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट शो कर रहा था गुड्स को. करंट अकाउंट किसको शो कर रहा था? गुड्स को शो कर रहा था. और करंट अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटी डोंट इम्पैक्ट, वो प्रभावित नहीं हो रही थी. वहां पर फ्यूचर क्लेम शामिल नहीं था. ये सब किस में शामिल है? कैपिटल अकाउंट में. किस में शामिल है? कैपिटल अकाउंट में. यानी आप कह सकते हैं कैपिटल का फ्लो है यहां पर. ठीक है, किसका फ्लो है? कैपिटल, मेन मनी से रिलेटेड फ्लो है यहां पर. जो करंट अकाउंट है वहां मेन गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चल रहा था. और यहाँ कैपिटल अकाउंट ये एक तरीके से मूविंग अकाउंट हो गया है. किसका? मनी से रिलेटेड हो गया, जिसमें हम बोरोविंग ले रहे हैं. मनी को अट्रैक्ट करने का एक साधन हो गया, इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट. और वो करंट अकाउंट में हम क्या कर रहे थे? हम तो वस्तुओं से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे थे. मेन मुद्दा वहां जो मेन इश्यू गुड्स ही था. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज ये सब था. स्टार्टिंग की गुड्स से थी. लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट मनी से रिलेटेड आ गया. मेन इसका कनेक्शन मनी से रिलेटेड है कि क्या की जाती है? बोरोविंग की जाती है. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है. ये सब शामिल किया जाता है कैपिटल अकाउंट में. लेकिन अब बात आती है कि क्या कैपिटल गुड्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है? नहीं, नो. इसका आंसर है नो. क्यों? गुड्स आ गया. अब गुड्स कोई भी हो, वो सिर्फ करंट अकाउंट में जाते हैं, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं माना जाता है. तो यहाँ पे ये दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं. इसके बाद आता है इसके कंपोनेंट क्या है. तो मैंने कहा अभी कि करंट अकाउंट मेन मनी से रिलेटेड है. मनी का यहाँ पर इनफ्लो या आउटफ्लो होगा. इससे रिलेटेड ही हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि मनी इनफ्लो हो रही है और आउटफ्लो. मेन इश्यू यहाँ मनी है और करंट अकाउंट मेन इश्यू वहां गुड्स चल रहा था. मेन जो बेस है उसका गुड्स है और यहाँ पर इश्यू, यहाँ पर इसका बेस क्या है? मनी है. तो कंपोनेंट क्या है बेटा? इसके कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट के बोरोविंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. अब बोरोविंग क्या होती है बेटा? बोरोविंग मतलब उधार लेना, उसे कहलाई जाएगी बोरोविंग. उसे कहेंगे हम बोरोविंग. जब बोरोविंग कमर्शियल बोरोविंग ली जा रही है, ठीक है, चाहे बोरोविंग हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से ले रहे हैं, कहीं से ही बोरोविंग ले रहे हैं, अगर कमर्शियल बोरोविंग मिल रही है, कमर्शियल बोरोविंग मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर दिया जाएगा. जो भी मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी इंटरेस्ट चल रहा है उस बेस पर दिया जाएगा. और एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी सहायता. ठीक है, सहायता में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है वो काफी कंसेशनल रेट पर आपको देना पड़ेगा, तभी तो क्या है ये? सहायता है. मान लीजिए सामने वाले ने लोन लिया लेकिन काफी कंसेशनल रेट पर, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से लोन लिया है लेकिन काफी कंसेशनल रेट पर मिला है, तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस. तो यहाँ ये टॉपिक क्लियर हो जाता है. अब अगर इस टॉपिक की ओर बात करूं तो यहाँ पर आपको बस यही बताना है, जब बोरोविंग आ रही है, लोन आ गया, तो इट मींस आपको देना भी तो है. क्या उत्पन्न हो जाती है? लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है. इट मींस जब मनी आ रही है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट आइटम माना जाएगा. वो कौन सा आइटम माना जाएगा? क्रेडिट आइटम माना जाएगा. ऐसी मनी जब जा रही है तो वो क्या माना जाएगा? डेबिट आइटम. क्या माना जाएगा? डेबिट आइटम. आ गई क्रेडिट आइटम, अब वापस दे रहे हो तो वही क्या हो जाएगी? डेबिट आइटम हो जाएगी. तो यहाँ इस प्रकार शो किया जाता है इसको डेबिट और क्रेडिट आइटम के रूप में. तो ये था बोरोविंग. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है. तो बेटा यहाँ भी मनी को अट्रैक्ट कर, कैपिटल अकाउंट मनी को अट्रैक्ट करने का साधन है जी. यानी फॉरेन एक्सचेंज, मानिए कि फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने का साधन है, क्योंकि लेसन है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किसके साथ? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो तब होगी जब कुछ गुड्स का फ्लो होगा, कुछ बोरोविंग होगी, तब कहीं ना कहीं मनी का इनफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो होगा. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जिससे मनी का फ्लो होगा हमारी इकोनॉमी में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो मतलब हम कहेंगे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है और दूसरा होता है एक FDI. तो FII होता है एक सेकंड FDI. FII में क्या होता है? जो फॉरेन इन्वेस्टर है यानी बाहर का व्यक्ति, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का व्यक्ति, वो यहाँ पे क्या करता है? शेयर्स खरीद लेता है.
क्या खरीदता है, हमारी इंडियन कंपनी के क्या खरीद रहा है, मान लीजिए हमारी इंडियन कंपनी के क्या कर रहा है, हमारे भारत में आके क्या कर रहा है, मीन्स हमारे भारत की कंपनी इंडियन कंपनी के क्या कर रहा है, शेयर खरीद रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, मेन उसका कार्य क्या है कि भाई शेयर खरीदूं और जब चाहे तब वापस अपनी मनी भी क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है। जब शेयर खरीदेगा तो किसका फ्लो होगा, उसकी मनी का फ्लो होगा, हमारी कंट्री में फ्लो हो गया ना, यानी डेबिट इट मींस क्रेडिट हो गई ना मनी, यानी फॉरेन रिजर्व भर जाएगा। तो शेयर्स खरीदता है वो इस उद्देश्य से, हाँ जी, जब उसकी मर्जी हो तो वापस दे भी देगा, अगर खरीदा है तो क्या करेगा, बेच भी देगा। तो यहाँ पर ओनरशिप की अगर बात की जाए तो ओनरशिप यहाँ उसके पास नहीं आती है। लेकिन एफडीआई अगर की बात की जाए तो एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंतर्गत वो क्या करता है, वो अब शेयर खरीदने के लिए नहीं आ रहा, वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है। जैसे कि आप सुनते हो ना एमएनसी, यानी एफडीआई है, एफडीआई करा, इट मींस हम क्या कहेंगे, किसका फॉर्मेशन हो गया, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो वो क्या करता है, एफडीआई के अंतर्गत जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का व्यक्ति है वो यहाँ पर बिजनेस करने के उद्देश्य से आता है, बिजनेस करता है, रोजगार के साधन भी उत्पन्न होते हैं, उसकी करेंसी भी यहाँ पर आती है, फिर हमारी कंट्री क्या करती है, उसको एक्सचेंज करके देती है। ठीक है, तो किसको बढ़ावा मिलता है, एफडीआई को बढ़ावा भी मिलता है इससे। और इसके लिए बेटा क्या करती है, ज्यादा एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए आपने पीछे लेसन की ओर अगर पढ़ा होगा कि हमारी करेंसी का क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन, यानी गवर्नमेंट द्वारा जानबूझकर भी डीवैल्यूएशन कर दिया जाता है ताकि एफडीआई को बढ़ावा मिले। एफडीआई मतलब बिजनेस स्थापित, बिजनेस मतलब जो आप सुनते हो ना एमएन सी का आ जाना हमारे देश में। तो ये है बेटा इसके दो मेन कंपोनेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है ये देखिए, अदर कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट के। तो बेटा और कौन से कंपोनेंट है जिससे हम कहेंगे जी मनी आएगी, तो बिसाइड बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जी बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा देयर आर अदर कंपोनेंट भी है जो यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज एनआरआई डिपॉजिट। फर्स्ट वन क्या है, एनआरआई डिपॉजिट। तो देखिए बेटा एनआरआई डिपॉजिट क्या होती है, एनआरआई मतलब कोई डिपॉजिट जमा कर रहा है उसे बोलेंगे एनआरआई डिपॉजिट। तो बेटा ये किस किस रूप में भी जमा करता है, देखिए एनआरआई डिपॉजिट मतलब आप इससे मानिए कि जो हम एनआरआई है जो दूसरे देशों में रह रहा है, ठीक है, जनरली ऐसा होता भी हमारे देश का वासी है लेकिन दूसरे देशों में जाके रहता है, वहीं कमाता है, अब वहीं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो क्या करता है वो एनआरआई, मान लीजिए वो एनआरआई है और वो क्या कर रहा है, जो भी देश में कमा रहा है, ठीक है, किसी भी देश में अर्निंग कर रहा है, तो अब जो भी कमाएगा तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी इनकम आएगी उसको क्या करेगा, इनकम को जी बैंक में जमा कराते हैं हम। पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, हम यही मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई आय कमा रहे हो, आपने कोई अर्निंग की है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में यही आएगा, मेरे माइंड में भी यही आएगा, हाँ जी इनकम आ गई है तो चलिए बैंकों में जमा करा दें, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा। तो एनआरआई डिपॉजिट क्या है, सिंपल शब्दों में मैं और अलग तरीके से समझाऊं तो अच्छे समझाया जाए तो एनआरआई क्या है, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो हमारे देश से बाहर है, ठीक है, वहीं रहते हैं, वहीं कंजप्शन करते हैं और वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और इसकी डिपॉजिट मतलब कि ये अपनी जो मनी है यानी जो कमा रहा है अर्निंग, वो बैंक में जमा करा रहा है। अब कौन सा बैंक, ये मान लीजिए कहीं भी किसी भी देश में रह रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी देश में रह रहा है, तो बेटा हमारे जो इंडियन बैंक जो है दूसरे देशों में भी क्या रहते हैं, फैले होते हैं, ठीक है, कहाँ फैले होते हैं, दूसरे देशों में भी फैले होते हैं, उनकी ब्रांच यहीं थोड़ी होती है, दूसरे देशों में से भी होती है, जैसे यूको बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, तो दूसरे बैंकों में भी फैले हुए हैं। तो मान लीजिए एनआरआई है, तो ये क्या करता है, अपनी मनी को यानी अपनी आय को जहां वो रह रहा है उस देश के बैंक में जमा ना कराकर, वहां पे अगर हमारा कोई इंडियन बैंक है, अगर हमारा कोई इंडियन बैंक है तो हमारे इंडियन बैंक में जमा करा देता है, तो उसे हम कहेंगे एनआरआई डिपॉजिट, उसे हम क्या कहेंगे, एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है। तो एनआरआई डिपॉजिट क्या है, जिसमें जो एनआरआई है अपनी मनी को जहां वो रह रहा है, रह दूसरे देश में रहा है, लेकिन वहां पर जो कमा रहा है वो कमाई हुई इनकम को
कौन से बैंक में जमा करा रहा है? इंडियन बैंक में, क्योंकि वहां इंडियन बैंक की कोई ना कोई ब्रांच होगी और वो इंडियन बैंक में क्या कर रहा है? जमा करा रहा है। ठीक है, अपनी डिपॉजिट को इंडियन बैंक में जमा करा रहा है, तो वो किसका पार्ट कहलाया जाएगा? एनआरआई डिपॉजिट का। तो देखिए ये एनआरआई है, कहीं भी रह रहा हो, ठीक है, और उस देश में उसे इंडियन बैंक दिखाई दिया और उसने अपनी मनी उस देश के बैंक को जमा ना करा के हमारे देश के बैंक वहां पर था, तो हमारी देश के जो बैंक की शाखा है उसमें जमा करा दिया, तो वो क्या कहलाई जाएगी? एनआरआई डिपॉजिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा बैंक है इंडियन बैंक है, ठीक है, और एनआरआई ने हमारे बैंकों में जमा करा दिया, ठीक है, इंडियन बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे बैंकों के पास क्या आ गई? फॉरेन करेंसी। क्या आ गई? फॉरेन करेंसी। तो हम उसे कहेंगे एनआरआई डिपॉजिट। चलिए आगे देखते हैं। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में एनआरआई डिपॉजिट भी एक महत्वपूर्ण साधन है कैपिटल अकाउंट का। इससे भी मनी का फ्लो हुआ। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जानने वाली है, केवल वही एनआरआई डिपॉजिट को हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानेंगे विच आर मेड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी में की जाएगी, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या कहलाया जाएगा? पार्ट कहलाया जाएगा। अगर उसने इंडियन बैंक में दे दिया, इट मीन्स वो क्या कहलाया जाएगा? डोमेस्टिक इकोनॉमी का ही पार्ट कहलाया जाएगा। दस नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो कहाँ डिपॉजिट करा रहे हैं? एक तरीके से इंडिया में। ठीक है, या फिर वो अपनी डिपॉजिट एक्चुअली ही भारत में ही जमा करा रहे हैं। अपनी डिपॉजिट कहाँ जमा करा रहे हैं? भारत में ही जमा करा रहे हैं, वो भी पार्ट माना जाएगा एनआरआई डिपॉजिट का। कहने का मतलब कि भाई बैंक है, बैंक में जमा करा रहे हैं मनी। अब चाहे जिस देश में रह रहा है उस देश में कोई इंडियन बैंक है हमारा, उसमें जमा करा दिया, चाहे हमारे देश में फ्लो कर रहा है, ठीक है, बैंक, क्योंकि बेटा हम अकाउंट तो खुलवाते हैं, जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें जमा करा रहे हैं हमारे बैंकों में, हमारे भारत का होना चाहिए, तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी का पार्ट माना जाएगा और ये कहलाई जाएगी एनआरआई डिपॉजिट। इट ऑल्सो नोट, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली ये है कि अगर एनआरआई की दो प्रकार की डिपॉजिट है बेटा। अगर एनआरआई मान लीजिए एनआरआई अपनी फैमिली के लिए मनी भेज रहा है, किसके लिए मनी भेज रहा है? अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या माना जाता है? करंट ट्रांसफर। पीछे पढ़ा था। और करंट ट्रांसफर किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट माना जाता है, तो वो जो है करंट अकाउंट में ही कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये है एनआरआई डिपॉजिट। इसके बाद आता है बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। तो एनआरआई डिपॉजिट को छोड़कर, यानी एनआरआई ने जमा कराया, ठीक है, बैंकों में जमा कराया ना, एनआरआई का पैसा है वो, और बैंकों ने बैंक में जमा कराया, उसने अपना अकाउंट खुलवा के, उसको छोड़कर अगर बैंक के पास कोई फॉरेन एसेट्स है, क्या है? फॉरेन एसेट्स है, ठीक है, शेयर्स ये सब, तो उसको अगर वो क्या करता है? वो बेच देता है। क्या करता है? वो बेच देता है। ले रखी होगी, बेच दिया, ठीक है। अब उसके पास क्या आ जाएगी जी? मनी आ जाएगी। तो इससे मनी क्या हो गया? इनफ्लो हो गया ना, तो ये कहलाई जाएगी एक और साधन कैपिटल अकाउंट का। देखिए अदर देन एनआरआई डिपॉजिट छोड़ दीजिए, एनआरआई को छोड़ दीजिए, वो ऊपर आ गया है। बैंकिंग कैपिटल एक और महत्वपूर्ण साधन है। इसका अभिप्राय कि फॉरेन एसेट जो कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? हेल्ड कर रहे हैं। अब वो फॉरेन एसेट्स को क्या करते हैं? तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। क्या हो जाता है? इनफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का हमारी इकोनॉमी में। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। बेटा ट्रेड जो है, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मतलब जी आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। सॉरी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट नहीं, फिलहाल ट्रेड के बारे में बता दो। ट्रेड क्या है जी? व्यापार कर रहा है, यानी आयात और निर्यात। ट्रेड का कैपिटल में, करंट अकाउंट में पढ़ा था ना, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? गुड्स का, उसे बोलेंगे। तो यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, यानी जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब हमें शॉर्ट टर्म उधार मिल रहा है। शॉर्ट टर्म क्या मिल रहा है? उधार मिल रहा है, उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। यानी ट्रेड करते समय हमें उधार मिल रहा है। कौन सा उधार? देखिए इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट में शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। जैसे कि मान लीजिए दो ट्रेडर है, ये ए है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, ये मान लीजिए अमेरिका है, हाँ, और ये इंडिया ने अमेरिका को क्या की है? एक्सपोर्ट की है वस्तु, लेकिन किस उद्देश्य से जी? उधार। कैसे दी है? उधार दी है,
कैसे दी है? उधार, वस्तु चली गई, उधार दिया है, किस उद्देश्य से? उधार। तो इसे बोलेंगे यानी कुछ समय के लिए, जब तक भाई अमेरिका कह रहा है जी हाँ जी कुछ समय में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कुछ समय में मैं जो वस्तु ली है बदले में आपको मनी दे दूंगा, ठीक है। तब जैसे इस कहने का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहे, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मतलब जो वस्तु है, जो गुड्स है, उसको क्या किया जा रहा है जी? उधार बेचा और खरीदा जा रहा है। उधार बेचा और खरीदा जा रहा है, यानी मनी का फ्लो नहीं हो रहा, वो वस्तु ही उधार इनफ्लो और क्या हो रही है? आउटफ्लो हो रही है। तो कहने का मतलब ये इंडिया है, इसने किसी भी कंट्री को क्या दिया है? वस्तु दी है, उधार दी है। क्या दी है? उधार दी है। तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। एक तरीके से वो मनी ही उधार दे दी, ठीक है। या इंडिया ने वस्तु ली है, कैसी? उधार, यानी इंपोर्ट किया है क्या? उधार, यानी अभी ये भी वस्तु नहीं दे रही, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब देखें, ये भी इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट का महत्वपूर्ण रूप है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? जब परचेज की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, परचेजिंग की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। जी तुरंत पेमेंट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उधार चल रहा है वहां पर। क्या चल रहा है? उधार, एक वस्तु के रूप में उधारी दे दी है। वैसे शॉर्ट टर्म जैसे लोन लिख दिया मान लीजिए, तो एक तरीके से मनी की उधारी दे दी। यहाँ भी एक तरीके से मनी का ही वो रूप है, उधार दे दिया, मनी ही तो नहीं ली, एक तरीके से आपको मनी ही दी है उसने। तो इट राइज परचेज इन इंटरनेशनल मार्केट, तुरंत पेमेंट नहीं कर सकते। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए उधार आ गई वस्तु, अब वापस देनी भी तो पड़ेगी। देनी क्या है? मनी ही देनी है। देनी क्या है? मनी ही देनी है। वस्तु आपने, इंडिया ने वस्तु को उधार ले लिया है, ये इंडिया है, इसने इंपोर्ट किया है उधार। क्या किया है? उधार, एक तरीके से मनी ले ली इसकी। मनी कैसे ले ली बेटा? ये मान लीजिए बी, ये दूसरा देश है, कोई देश, अमेरिका, चाइना, कोई भी मान लीजिए, XYZ कंसीडर कर रहे हैं। इसने ये अपनी वस्तु दे रहा था, वस्तु दे रहा था, तो इसको क्या मिलता बदले में? जी मनी है। ये इसकी वस्तु ही, इसकी मनी है, इसकी वस्तु ही क्या कहलाई जाएगी? इसकी मनी है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, चाहे फर्नीचर शॉप है, मैं फर्नीचर को ही सेल कर रही हूँ, तो वो फर्नीचर ही मेरी मनी है। वो जब बिकेगा जब भी तो मनी आएगी, यानी यही मनी है, यही तो मेरी पूंजी है। आपके पास अगर लैंड है, आपके पास लैंड है, आप असेट्स को कहते हो ना, उसकी पूंजी है, यानी मनी है। आपके पास लैंड है, ठीक है, आपको दिख रही है जी लैंड आपके नाम है, घर आपका अपना है, तो इट मीन्स वो आपके पास एक मनी का रूप है। किसका रूप है? मनी का रूप है। तो यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया ने इंपोर्ट किया है उधार, यानी इसको उधार वस्तु मिल गई, यानी उधार क्या मिल गई? एक तरीके से मनी मिल गई, मनी का एक रूप मिल गया जो बी कंट्री ने दे दिया, ठीक है। फिर जब ये वापस देगी, वापस देने का मतलब अब मनी के रूप में देगी इसको। किसके रूप में देगी? मनी के रूप में। तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। इसको किसके साइन से शो करेंगे? माइनस साइन से। और ऐसे ही जब जब क्या है, इंडिया ने मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और अब बी कंट्री को, और बी कंट्री अब क्या करेगी? उधार तो आ गया, अब क्या करेगी? मनी देगी। क्या देगी? मनी देगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इनफ्लो हो जाएगा। इसे किस साइन से शो करेंगे? पॉजिटिव। तो देखिए क्या है, रीपेमेंट ऑफ, यानी दोबारा जब रीपेमेंट की जाती है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को, इससे क्या होता है? आउटफ्लो हो जाता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को, और इसको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। जब इनवर्ड फ्लो यानी आ रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव साइन। क्या कहेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव साइन। ठीक है बेटा, ये है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अगर ध्यान से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म यानी एक तरीके का लोन ही है, क्रेडिट तो उधार ही है, लोन ही है, बस इतना है। यहाँ ट्रेड करते समय उधारी दी जा रही है, यानी वस्तु उधार दी जा रही है, उधार ली जा रही है। वस्तु नहीं, एक तरीके की क्या है? वो मनी है। मनी से रिलेटेड कर दिया गया उसको। किससे रिलेटेड कर दिया गया है? मनी से। तो ये है बेटा अदर कंपोनेंट। आई होप समझ आए होंगे बच्चों को, इसी में शायद प्रॉब्लम थी। चलिए आगे देखिए आप। इसके बाद बेटा ये इसका पूरा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्सटर्नल बोरोविंग है, असिस्टेंस है, FDI, FII हम सारे यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, एनराई डिपॉजिट डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आ रहा है, इनफ्लो है तो पॉजिटिव, अगर जा रहा है तो नेगेटिव से शो करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर इसको कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे ये बताया गया है। जैसे कि बेटे एक्सटर्नल असिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म है, बैंकिंग है। यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट निकाला गया। कैपिटल अकाउंट 54,403 है। कैपिटल अकाउंट किसको शो करता है, किससे रिलेटेड है बेटा, मनी से। यानी इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, यानी इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, यानी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव है। कौन सा है, पॉजिटिव है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर बेटा इसका बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट या 54,403 है, ये किसको शो कर रहा है जी, इनफ्लो हो रहा है। अगर माइनस का साइन होता तो हम कहेंगे जी आउटफ्लो हो रहा है, यानी हम घाटे में चल रहा है। अब आता है ओवरऑल बैलेंस क्या है जी, ओवरऑल बैलेंस जिसमें करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और क्या शामिल होता है, एरर एंड ओमिशन। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैटिकल जब अकाउंटिंग सेंस में अगर हम देखें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल बैलेंस बनाते हैं और इसे हम कहेंगे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी ओवरऑल बैलेंस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर एंड ओमिशन हो जाती है, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे ठीक किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, प्लस क्या कर दिया जाता है, एरर एंड ओमिशन। अब ये देखा जाएगा एरर एंड ओमिशन के आगे क्या साइन है। ठीक है, जैसे बेटा इसका यहां से लिया गया है, ये सारे डेटा पीछे से भी है लिए गए हैं और ये डेटा आगे भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अकाउंट है 57,256, कैपिटल अकाउंट है, और एरर एंड ओमिशन देखिए इसके आगे क्या है, माइनस का साइन। क्या है, 486 माइनस का साइन। और ये ही सारे आइटम आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए -486 वैसे तो प्लस होता है, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे एरर ओमिशन यानी 486 आपको क्या करना है, गलती से माइनस, गलती से क्या कर दिया गया है, ये गलती हो गई है 486 की, बस आपको इसको कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, यूएस मिलियन डॉलर, जो कि ओवरऑल बैलेंस किस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा है। करंट अकाउंट मतलब क्या है बेटा, करंट अकाउंट मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो यानी ये माइनस में जा रहा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज हम यही लेके चलेंगे, माइनस मतलब यहाँ पे आप कहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम, इसी का संकेत जब माइनस में चला गया। कैपिटल अकाउंट ये मनी का पार्ट माना जाएगा एक तरीके से कि यहाँ पर क्या आ रही है, मनी आ रही है। तो देखिए मनी आ रही है तो उसी से तो पेमेंट करेंगे, मनी आ रही है, कैपिटल अकाउंट में मनी कहीं ना कहीं आएगी तो कहीं ना कहीं पेमेंट का साधन भी बनेगी। तो देखिए 57,000 तो इसका वो आ रहा है और ये है, तो कहीं ना कहीं घाटे में ही चल रहे हैं, इसलिए आंसर किस में आया है, माइनस में। और एरर एंड ओमिशन कुछ गलती से मिस्टेक हो गई थी, अब उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ऐड हो गया था, उसे क्या करना है, कहीं ना कहीं माइनस करना है। चलिए अब मेन टॉपिक आता है यहाँ बेटा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। ठीक है, क्या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। तो देखिए बेटा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंडिकेट रिजर्व ऑफ फॉरेन विद द आरबीआई, आरबीआई का रिजर्व बैंक फॉरेक्स रिजर्व माना जाता है। इसको बताने से पहले कुछ बातों को मैं बता देती हूँ। आरबीआई जो है आपने पढ़ाई है, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है, यानी फॉरेन करेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो कुछ तो अकाउंट बनता होगा ना जहां फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी रखी जाती है, उसका कोई तो अकाउंट बनता होगा। तो वो कौन सा अकाउंट कहलाया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये आरबीआई का अकाउंट है, ये आरबीआई के पास बना हुआ एक अकाउंट है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और इसमें क्या रखी होती है, फॉरेन करेंसी। क्या रखी होती है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, कौन सा अकाउंट से, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कौन से, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। तो बेटा ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या करता है, इसके माध्यम से पेमेंट की जाती है। ठीक है, पेमेंट आ रही है तो यहां पर आ जाएगी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, जा रही है तो यहीं से की जाएगी। ये देखिए अब इसका क्या रोल है। दी ओवरऑल बैलेंस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड, जो ओवरऑल बैलेंस है किसको प्रभावित करेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि अगर घाटा हो गया, घाटे के लिए पूरा करने के लिए मान लीजिए मनी देनी है, लेनी है, जैसा भी है, तो बेटा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को ही यूज किया जाएगा। बिकॉज आरबीआई क्या माना जाता है, कस्टोडियन माना जाता है फॉरेक्स रिजर्व का। एंड ऑल सॉरी फॉरेन ट्रांजेक्शन कंट्री में इसी के माध्यम से ही होती है। अगर ओवरऑल बैलेंस क्या है, पॉजिटिव, ध्यान दीजिए ओवरऑल बैलेंस क्या है, पॉजिटिव। जैसे ऊपर इलस्ट्रेशन, अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो इट मीन्स, वैसे ऊपर तो फिलहाल माइनस में था, इट कॉज इंक्रीज इन, मान लीजिए ऊपर अगर हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, जो आंसर आया था,
तो इसका अभिप्राय ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव मतलब हमारे पास इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, ठीक है। तो हम और फॉरेन करेंसी आएगी तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में चल जाएगी। तो ऑफिशियल रिजर्व यानी आप कहिए फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव मतलब जी जा रही है फॉरेन करेंसी ऑफिशियल रिजर्व से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हमारे देश में फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यानी जो आरबीआई बनाता है उसी में तो फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है। जैसे इंडिया अबो इलस्ट्रेशन में अगर देखिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आरबीआई डिक्रीज हो रहा है 3339, जैसे कि यहाँ पे है माइनस हो रहा है ना, इट मीन्स आप कहेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से मनी जा रही है, आगे डिक्रीज हो रही है इतने यूएस मिलियन डॉलर। कमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जानने वाली ये बात है कि कभी कभी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाता है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट को ठीक करना है तो उसको किससे जोड़ दिया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। किससे जोड़ दिया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। किससे जोड़ दिया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसका पार्ट माना जाता है, जब कह दिया जाता है जी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेदर देन अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। अकाउंट शो करके इसको पार्ट माना जाता है। देखिए लाइन, तो क्या होगा, ऑफिशियल रिजर्व आज शो किया जाता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कोई घाटे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घाटा मतलब मान लीजिए मनी की जरूरत है तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ना, यहां से मनी आ जाएगी। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है यानी मनी बहुत ज्यादा आ गई है तो मनी यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसलिए हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, फॉरेन करेंसी। क्या है ये, फॉरेन करेंसी। तो इसको बेटा कैपिटल अकाउंट का पार्ट मान लिया जाता है, अलग से शो नहीं किया जाता। तो ऑफिशियल रिजर्व अगर कैपिटल अकाउंट का पार्ट मान लिया जाता है तो मान लीजिए कोई भी घाटा है तो मनी उठा लीजिए ऑफिशियल रिजर्व से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही आएगा। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग पर्पज से अगर हम देखें, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। और ध्यान से देखिए, अगर इसे कैपिटल अकाउंट का पार्ट मान लिया जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व, अगर इंक्रीज हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व तो इसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। किससे साइन से शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा जी पॉजिटिव से कर रहे थे, आ रहा है तो पॉजिटिव से कर रहे थे, लेकिन यहाँ नेगेटिव से क्यों शो कर रहे हैं, हम ये भी मानकर चल रहे हैं अगर मनी आ रही है तो हो सकता है वो उधार का पार्ट हो। किसका पार्ट हो, उधार। मैं कह रही हूँ आपके पास कितनी मनी है जी, आप कह रहे हो जी 1 लाख रुपया इस वक्त, 1 लाख आपके हैं, नहीं जी उधार है। तो कहाँ है वो आपके, आपके तो है ही नहीं। एक तरीके से ये तो लायबिलिटी उत्पन्न हो गई। ये वो वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का ध्यान दीजिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे, ये मानते हुए कि हो सकता है उसमें मनी उधार की आ रही हो और वो उधार की मनी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें देना एक्स्ट्रा है उससे भी ज्यादा। अगर अपना कमाया है तो सही। जब डिक्रीज हो रहा है तो किस साइन से शो करेंगे, पॉजिटिव। मतलब डिक्रीज मतलब हमने अपनी लायबिलिटी पूरी कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर जो बर्डन था उधार का वो दूर होता जा रहा है, ठीक है। जैसे टेबल 3 एग्जांपल ऑफ इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जहां इंक्रीज डिक्रीज ऑफिशियल रिजर्व को शो किया गया है जब कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट माना जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करता है परफेक्ट बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्वल टू 0। 0 मतलब बैलेंस है। बैलेंस कब होगा, जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसका पार्ट मान लिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा। बेटा ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। यहां आप बस इतना जरूरी समझ लीजिए, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यानी जो आरबीआई कस्टोडियन माना जाता है फॉरेन रिजर्व का, अब उसकी ट्रांजैक्शन के लिए जो एक अकाउंट बनाता है वो कहलाया जाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। फिर यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ठीक चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस जिसमें करंट कैपिटल सारे अकाउंट आ जाएंगे, अगर कुछ भूल चुके हैं तो वो भी आ जाएगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बढ़ रहा है, हमारे पास करेंसी आ रही है। नेगेटिव है तो हमारे पास करेंसी जा रही है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट मनी से रिलेटेड था ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मान लिया जाता है। और जब इसका कैपिटल अकाउंट का पार्ट मान लिया जाता है तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी दूसरे देशों के साथ ट्रांजेक्शन की जाएगी, हमेशा
हम इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही आएगा। क्यों? घाटे में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर घाटा है तो ये रहा ना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इससे इसे क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा। आई होप टॉपिक समझ आया होगा बेटा। इसको बस यहां तक अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू।